हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड के हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम टॉपिक वाइज लिए हैं। परसों हमने आपको 60 क्वेश्चन पूरा कराया था, आज हम 60 क्वेश्चन से ज़्यादा लेंगे। सबसे पहले ब्लूम टेक्सोनॉमी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको लिए हैं। उसके बाद है टीचर के जो नेचर होते हैं वो सारा कुछ लिया है हमने। ये नेचर ऑफ टीचिंग इसको लिया, इससे हमने पूरा क्वेश्चन लिए हैं 25। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें दिया हुआ है वेरिएबल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चर, इससे 20 क्वेश्चन लिए हैं। तो हम अब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, फिर हम पीवाईक्यू लगाते चलेंगे। तो सबसे पहले ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में हम जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्लूम टेक्सोनॉमी का निर्माण किसने किया था? ये तो हमेशा पूछेगा। तो बेंजामिन एस ब्लूम, इनका पूरा नाम है बेंजामिन एस ब्लूम ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्या उद्देश्य है? तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का उद्देश्य है ना, सीखने के उद्देश्यों को स्तरों में बांटना। मतलब ये कहने का सेंस है कि हम कैसे क्या सबसे पहले सीख सकते हैं, छोटी चीज़ फिर बड़ी चीज़ फिर स्तर, मतलब कि बांटना है कि किसको क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, कैसे कैसे डिवाइड करके। एक साथ पूरा हलवा बना के एक साथ दे दो कि आप चलो याद करो, इस तरह नहीं हो पाता है। तो यही इसका उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला है ब्लूम टेक्सोनॉमी में कितने मुख्य क्षेत्र हैं? जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है इसमें मुख्य क्षेत्र हमारे जो है 3 है। अभी आपको दिख जाएगा, तीनों आपस अभी आगे क्वेश्चंस में होंगे। तो 3 पूरे क्षेत्र है हमारे ब्लूम टेक्सोनॉमी में। निम्न में कौन सा ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्षेत्र है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर बिहेवियर। तो मतलब इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है। अब हमको पता चल चुका है 3 है, और 3 है कौन से? 3 हमारे हैं, तो और है कौन से इसमें से याद रखिएगा। सबसे पहला हमारा ये कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, अफेक्टिव हमारा जो है ये भावनात्मक, और साइकोमोटर हमारा जो है ये वही बॉडी से रिलेटेड शारीरिक गतिविधि। इसे तो है कौन सा? नहीं, बिहेवियर वाला। ये 3 तो हमें पता चल गया, ये हमारे 3 हैं। कॉग्निटिव डोमेन किससे संबंधित है? हमारा जो संज्ञानात्मक, आप ऐसे ही कर सकते हो यार, कौशल से संबंधित, ज्ञान और बौद्धिक क्षमता से, दृष्टिकोण से। तो जो हमारा दिमाग है, कॉग्निटिव चीज़ जो है, संज्ञानात्मक चीज़ें, वो क्या चीज़ है? ज्ञान और बुद्धि से ही है ना। कौशल हमारा, दृष्टिकोण अलग, भावना हमारे अलग हो जाता है, ये इमोशन में आ जाता है, और कौशल भी हमारा अलग आ जाता है। अफेक्टिव डोमेन्स किससे संबंधित है? अफेक्टिव हमारा जो डोमेन है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, अफेक्टिव जो हमारा डोमेन है ना, ये हमेशा मूल्य और भावनाओं से संबंधित है। भावनात्मक की बात कर रहा है अफेक्टिव, ठीक है, मूल्य और भावनाओं से। आपसे साइकोमोटर भी पूछ सकते। अब देखो आगे, साइकोमोटर डोमेन में विकसित किया जा सकता है। मूल्य, दृष्टिकोण, ज्ञान किस में किया जा सकता है? कौशल में, स्किल्स में। हम कैसे कहाँ पे अपना स्किल लगाते हैं, क्या सीखने में, क्या करने में। कुछ लोगों का गेम में होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी 2001 में एवोल्यूशन के बाद कौन सा स्तर जोड़ा गया? एक बात याद रखिएगा, ब्लूम टेक्सोनॉमी 2001 में इसको रिवाइज्ड किया गया, इसमें कुछ चीज़ और जोड़ा गया है। तो क्या जोड़ा गया है ये याद रखिएगा। ये जोड़ा गया है हमारा क्रिएटिंग को जोड़ा गया है कि हाँ, लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बच्चे कैसे क्रिएटिव बन सकते हैं, क्या क्या यूज़ करके, या फिर यही सारी चीज़ें। कॉग्निटिव डोमेन का सबसे निचला स्तर कौन सा है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे जो निचला स्तर है ना, ये है रिमेम्बरिंग, मतलब याद रखना। सबसे निचला स्तर यही है, रिमेम्बरिंग। कॉग्निटिव डोमेन का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? अब उच्च स्तर भी पूछ लिया तो क्रिएटिंग है। मतलब बच्चे क्या क्रिएट कर सकते, खुद से कर रहे हैं ना यहाँ पे। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग किस क्षेत्र से संबंधित है? ये तीनों की बात कर रहा है। तो ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा, अफेक्टिव से ये संबंधित है। कोई चीज़ हम रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं यानी, फिर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू बता रहे हैं, तो ये किससे आता है? अफेक्टिव। अंदर से आता है ना, भावनात्मक फीलिंग। कोई चीज़ हमको मिली, वाह कितना बढ़िया लग रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हम। अगर एक चीज़ कोई बच्चा अच्छा बोल दिया, उसको बोले वेरी गुड, तो फिर और रिस्पॉन्ड करेगा बताने का, फिर उसको वैल्यू समझ में आएगी। ये सारे। अगला है हमारा इमिटेशन ऑफ प्रिसिक्शन। क्या मतलब? देखो एक चीज़ याद रखिए, ये साइकोमोटर डोमेन है। सबसे पहले ये क्या है? ये साइकोमोटर हमारे जो है वो डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है।
कैसे? इसका मतलब यही होता है कि हम किसी चीज़ का अनुकरण, पहले क्या होता है किसी चीज़ का हम नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं, और इसका मतलब ये हो गया हमारा प्रिसिशन, मतलब होता है कोई चीज़ जैसे हम डिसीजन लेते हैं ठीक ठाक सा, इस तरह का बातें हो गया है। इनफैक्ट इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि सटीकता, शुद्धता या ठीक ठाक होना। नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन और अप्लीकेशन, ये किसके स्तर है? मतलब कोई चीज़ का ज्ञान होना, कॉम्प्रिहेंसिव करना, अप्लीकेशंस वगैरह, ये सब किसके स्तर हैं? तो आपको इससे पता चल रहा होगा ना ये किसकी बात कर रहा है। तो ये हमारे ओल्ड ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन के हैं, ओल्ड ब्लूम्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हैं ये। अफेक्टिव डोमेन का सबसे उच्च स्तर कौन सा? अफेक्टिव जो डोमेन है इसका सबसे उच्च स्तर कौन सा है? कैरेक्टराइजिंग, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का मुख्य लाभ क्या है? ब्लूम टेक्सोनॉमी का मुख्य लाभ है सीखने के लक्ष्य को क्रमबद्ध बनाना और मूल्यांकन को आसान बनाना। मतलब यही कहना कि जो सीखने का है उसको क्रमबद्ध बनाना, अच्छे से बच्चे कर पाए, जोड़ के कर सके, और मूल्यांकन को आसान बनाना, नहीं कि उनको फेल करते जाओ हर चीज़ों को। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करेंगे। टीचिंग का उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना, विद्यार्थियों में व्यवहारिक परिवर्तन लाना, जानकारी याद कराना? नहीं यार, टीचिंग का यही उद्देश्य होना चाहिए, विद्यार्थियों में व्यवहारिक परिवर्तन लाना। जो विद्यार्थी होते हैं उनके उनके अंदर क्या हम परिवर्तन, याद कराना, गृह कार्य कराना, ये सब तो नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। टीचिंग क्या है? एक तरफा प्रक्रिया, द्विपक्षीय, यांत्रिक प्रक्रिया, मौखिक प्रक्रिया? तो टीचिंग क्या है? द्विपक्षीय प्रक्रिया है, जिसको हम अच्छे से पढ़ा भी पाएँ, हर चीज़ सिखा भी पाएँ। टीचिंग का वास्तविक स्वरूप क्या है? ज्ञान देना, सीखने में सहायता देना? तो सीखने में हमेशा सहायता देना। शिक्षण का, अगर आप आओ ज्ञान देके चले जाओ फिर बच्चे को समझ में आए तो इसका कोई मतलब नहीं है। 4th नंबर का है, शिक्षण का मुख्य घटक क्या है? शिक्षक, विद्यार्थी और वातावरण, ये है मुख्य घटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। टीचिंग एक कला भी है और एक खेल भी है, विज्ञान भी है, भाषा भी है, प्रक्रिया भी है। तो टीचिंग एक कला, देखो टीचिंग एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। शिक्षण का परिणाम क्या होना चाहिए? शिक्षण का जो परिणाम है ना वो हमेशा होना चाहिए शिक्षार्थियों के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। टीचिंग में सबसे अधिक महत्व किसका है? टीचिंग में शिक्षक के ज्ञान का, विद्यार्थियों का सक्रिय भागीदारी सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो मतलब पार्टिसिपेट करेंगे वो सही रहेगा उनके लिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अफेक्टिव टीचिंग का क्या अर्थ है? अफेक्टिव टीचिंग का अर्थ है कि सीखने में अस्थायी प्रभाव लाना, सीखने में अस्थायी प्रभाव लाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। टीचिंग एक क्या है? स्टैटिक प्रक्रिया है, मतलब स्टैटिक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, मैकेनिकल एक सरल प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा ये डायनेमिक है, हमेशा गतिशील होता है, ठीक है, गतिशील डायनेमिक है। टीचिंग की सफलता निर्भर करती है, टीचिंग की जो सफलता है किस पे निर्भर करती है? शिक्षक की योग्यता पर, विद्यार्थियों की बुद्धि पर, वातावरण पर, इन सभी पे। अगला टीचिंग को किस प्रकार का प्रक्रिया कहा जा सकता है? सामाजिक प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया, धार्मिक प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया? तो क्या कह सकते हैं? इस तरह के हम सामाजिक प्रक्रिया बोल सकते हैं। टीचिंग में शिक्षक की क्या भूमिका है? कंट्रोलर, मार्गदर्शक, ऑब्जर्वर, यूलेटर? तो इस क्या है ये हम इसको क्या कर सकते हैं? हम एक मार्गदर्शक बन सकते हैं, गाइड कर सकते हैं ना, गाइडलाइनर बन सकते हैं। अगला है टीचिंग का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि व्यवहार में परिवर्तन लाना भी है। टीचिंग में कम्युनिकेशन का स्वरूप कैसा होता है? तो इंटरैक्टिव होता है, दो तरफा होता है, मतलब ताकि एक दूसरे से बात करें लोग, टीचर्स हो गया या फिर बच्चे हो गए, ये भी एक दूसरे से बात करें। इंटरैक्ट करके हम कितना ज़्यादा सीखते हैं, बात तो करके हम लोग ज़्यादा सीख सकते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? समग्र विकास कराना। तो समग्र विकास कराना होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑल राउंड डेवलपमेंट। टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। अभी मैंने आपको बताया कि टीचिंग जो है वो कला भी है और विज्ञान भी है। इसको कहा किसने था? तो स्मिथ ने कहा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। शिक्षण की प्रकृति में कौन सा तत्व नहीं आता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो शिक्षण की प्रकृति में नहीं आता है? तो यादृच्छिक होना। टीचिंग का अंतिम लक्ष्य क्या है?
टीचिंग का जो अंतिम लक्ष्य है व्यक्तित्व का विकास करना है। टीचिंग तब तक प्रभावी होती है जब तक शिक्षक अधिक बोलते हैं, विद्यार्थी जब सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। टीचिंग के स्वभाव को सही रूप में कौन सा वाक्य व्यक्त करता है? टीचिंग इज डेडिकेशन, टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन ओनली, टीचिंग इज गाइडेंस एंड लर्निंग फैसिलिटेशन, टीचिंग इज अ मेमोराइजेशन। तो इसका पूछ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो यार टीचिंग इज गाइडेंस एंड लर्निंग फैसिलिटेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा सी। मतलब कि टीचर हमेशा गाइड करें, बच्चों को सिखाएं, अच्छा सा उनका मार्गदर्शक बने। अब अगला आता है हमारे यहाँ से शिक्षण के चर से 20 क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? हमारे जो टीचिंग वेरिएबल होते हैं ना, वो याद रखिएगा, ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हो गया, यहाँ पे टीचर हो गया, यहाँ पे हो गया बच्चा, यहाँ पे उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया। टीचिंग के 3 मुख्य चर कौन से हैं? टीचर, लर्नर और लर्निंग सिचुएशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। टीचिंग वेरिएबल का आधार किसने दिया था? टीचिंग वेरिएबल का आधार जो दिया था ना, वीके पासी ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीके पासी से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो किसने दिया था? वीके पासी ने दिया था। अगला हमारा है टीचिंग वेरिएबल में टीचर वेरिएबल क्या अर्थ है? टीचिंग वेरिएबल में टीचर वेरिएबल का जो अर्थ है वो शिक्षक से संबंधित गुण, योग्यता और व्यवहार। कि टीचर का संबंधित गुण कैसा है, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी कितनी है, उसका बिहेवियर कैसा है। लर्नर वेरिएबल का क्या अर्थ होता है? लर्नर वेरिएबल का जो हमारा अर्थ होता है ना, विद्यार्थियों की आवश्यकता, क्षमताओं और भावनाओं से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, लर्निंग सिचुएशन वेरिएबल का क्या संबंध है? तो इसका जो संबंध है ना, शिक्षण के वातावरण और परिस्थितियों से है। अगला है अफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन 3 वेरिएबल का संतुलन आवश्यक है? कौन से ऐसे 3 वेरिएबल है जो सबसे ज़्यादा? टीचर, लर्नर और लर्निंग सिचुएशन, हमने अभी देख लिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। टीचर वेरिएबल में क्या शामिल है? टीचर वेरिएबल में देखो, ये सब भाषा शैली, व्यक्तित्व, विषय का ज्ञान। आपकी भाषा शैली भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए, विषय का ज्ञान भी होना चाहिए। लर्नर वेरिएबल में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? इसमें जो नहीं है ना, ये है देखो, मानसिक स्तर, सीखने की गति, शिक्षण का आचरण। नहीं, लर्नर मतलब जो सीख रहा है यार, उसकी बात हो रही है। लर्निंग सिचुएशन वेरिएबल क्या होता है? लर्निंग सिचुएशन वेरिएबल जो होता है ना, ये होता है टीचिंग एड्स भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है, क्लासरूम भी अच्छा, उसका क्लाइमेट भी अच्छा, टाइम एंड इन्वायरमेंट भी बहुत सही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। अगला है टीचिंग वेरिएबल की परस्पर क्रिया का क्या परिणाम होता है? परस्पर क्रिया का परिणाम होता है अफेक्टिव लर्निंग। अफेक्टिव लर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। टीचर वेरिएबल को अन्य नाम से क्या कहा जाता है? इसका और नाम है टीचर वेरिएबल का इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल। लर्नर वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लर्नर को कहते हैं प्रोसेस वेरिएबल, प्रोसेस वेरिएबल। लर्निंग सिचुएशन वेरिएबल को क्या कहा जाता है? लर्निंग सिचुएशन वेरिएबल को हम कह सकते हैं प्रोसेस वेरिएबल। शिक्षण के किस चर का कार्य शिक्षण प्रक्रिया को नियंत्रित करना है? मतलब कौन से, किसका कार्य है? तो टीचर वेरिएबल का। टीचर वेरिएबल्स को का आपसी संबंध कैसा होता है? इनका जो आपसी संबंध होता है परस्पर निर्भर होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला, यदि शिक्षक कुशल है और वातावरण अनुकूल नहीं है तो शिक्षण मतलब क्या होगा? तो याद रखिएगा, आंशिक रूप से ये सफल होगा। अगला है विद्यार्थियों की प्रेरणा किस वेरिएबल में आती है? तो ये किस लर्नर वेरिएबल में आती है। अगला हमारा सेकेंड लास्ट है, ऑडियो विजुअल एड्स किस वेरिएबल के अंतर्गत ये आते हैं? तो ये हमारा आता है लर्निंग सिचुएशन वेरिएबल के अंतर्गत। लास्ट क्वेश्चन है, टीचिंग वेरिएबल का मुख्य उद्देश्य क्या? परीक्षा लाना, पाठ्यक्रम निर्धारित करना, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। तो हमारे ये समाप्त होता है। आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।